नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज आप लोगों के सामने उत्तराखंड की समसामयिक की घटना से संबंधित एक श्रृंखला आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड ने देहरादून हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार शुरू कर दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो जो ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो विस्तार जो शुरू किया गया है, इसके पीछे क्या रीजन रहा, इससे राज्य को कितना लाभ होगा, कितना नुकसान होगा, इस तमाम चीज़ों पर हम आज प्रकाश डालेंगे। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, एक महत्वपूर्ण प्रयास ये किया गया है सरकार द्वारा कि उत्तराखंड सरकार को देहरादून को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदलने का ये काम कर रही है। तो याद रखिएगा, तो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं उत्तराखंड को, जो उत्तराखंड की जो सरकार है, उसको देहरादून को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदलने का यहाँ पर काम क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया काम, ये शुरुआत कर दिया गया, चल रहा है। ठीक है, काम चल रहा है। अगर यदि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो हम कहते हैं कि हमारा जो उत्तराखंड जो है पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा मार्मिक है, तो इसलिए उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी जो पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। यदि पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो कहीं ना कहीं राज्य के उन तमाम हजारों लोगों को कहीं ना कहीं स्वरोजगार उपलब्ध होगा, कहीं ना कहीं उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। देखिए, राज्य सरकार ने उत्तराखंड के जो जौलीग्रांट हवाई अड्डा है और काठमांडू के बीच क्या है, सब्सिडी वाली क्या है, नॉन स्ट्राइक उड़ाने चलाने के लिए क्या है, एयरलाइंस से प्रस्ताव मांगा है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि नॉन स्टॉप उड़ान चलाने के लिए क्या है, नॉन स्टॉप यहाँ पर चलेंगे, कहीं भी बीच में कोई रुकावट नहीं रहेगी। तो अब आपको देखना होगा अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि अन्य देशों के बीच सीधे आपको देहरादून से ही, जैसे आप काठमांडू नेपाल जा रहे हो या फिर आप अन्य देशों की यात्रा करें, या आपको अगर कहूँ आप यदि जाना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया तो वहाँ भी जा, पाकिस्तान, ये तमाम अलग अलग जो अंतर्राष्ट्रीय जो क्षेत्र हैं उनमें आप जा सकते हो। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि जो जौलीग्रांट हवाई अड्डा है देहरादून में, तो यहाँ से जो उड़ान भरी जाएगी काठमांडू के बीच, यहाँ पर सब्सिडी वाली नॉन स्टॉप ये उड़ानें यहाँ पर चलें, आपको इसके अंतर्गत सब्सिडी भी प्राप्त होगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस संबंध में जितने भी एयरलाइंस हैं उन एयरलाइंसों से यहाँ पर प्रस्ताव मांगे गए। अब उसी एयरलाइंस को यहाँ पर क्या गया, प्रस्तावित सरकार प्रमोट करेगी, जो जिसके निविदा में जो सबसे कम जो उसका अंकन होगा, दरें होंगी, उसको यहाँ पर उस कंपनी को ये प्रस्ताव दे दिया जाएगा। रिपोर्ट से पता चलता है कि केंद्र सरकार भारत की वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की यहाँ पर क्या लाभ उठाने का कहीं ना कहीं समर्थन करता है। अगर आप देखो उत्तराखंड, अगर हम देखें जिसे हम देवभूमि के रूप में भी जानते हैं, जहाँ से पूरे भारत को कहीं ना कहीं स्वच्छ निर्मल जल प्राप्त होता है, ऐसी देवभूमि जो अपने प्रकृति नौसैंगिक सौंदर्य के लिए विश्व विख्यात है, चाहे हम फूलों की घाटी कहें या फिर हम चार धाम इसमें कहें या फिर स्वर्ग जैसी यहाँ की आबो हवा, तो इसको मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार क्या कर रही है, इसको वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास करिए, इसकी क्षमता वाले लाभ उठाने के लिए कहीं ना कहीं हर संभव प्रयास करिए। देखिए, जिस प्रकार से वैश्विक स्तर अगर हम कहें जो पर्यटन स्थल जो विकसित होते हैं, जैसे हम सिंगापुर जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या अफ्रीका जाते हैं या फिर हम म्यांमार जाते हैं, तो अलग अलग जो कंट्रियों में अगर हम जाते हैं, चाइना या नेपाल की बात, तो ये क्या होता है, यहाँ पर टूरिज्म के लिए इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि इन देशों में कहीं ना कहीं विश्व के वो ऐसे सौंदर्य या कहें ऐसे जो स्थान प्राप्त होते हैं जो अन्यतर कहीं विश्व में कहीं नहीं होते हैं। जैसे हमने कहा कि फूलों की घाटी की अगर हम बात करें, विश्व पूरे वैश्विक तौर पर अगर हम देखें तो एक उत्तराखंड ऐसा मात्र वो स्थान है जहाँ पर प्रकृति द्वारा नौसैंगिक सौंदर्य को कहीं ना कहीं स्वयं ही उसको उपज की जाती है। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पर पर्यटन स्थल का हब बनाने का यहाँ पर कहीं ना कहीं पहल ये कर रही है केंद्र सरकार।
देखिए 2019 में अगर हम देखें पर्यटकों का आगमन जो रहा पूरे उत्तराखंड, अगर हम देखें तो यहाँ पर तकरीबन 1.1 करोड़ ये था। ठीक है, विदेशों से जो आगमन, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि FTI के माध्यम से जो विदेशी पर्यटकों की संख्या 2019 में कितनी थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1.1 करोड़ 2019 में था और 2022 में ये आंकड़ा घटकर क्या हो गया, आपके सिर्फ 62 लाख ये हो गया। तो कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिली 2019 के तुलना में। अगर हम कहें 2022 में ये गिरावट देखने को मिली, लेकिन इसके उलट अगर हम देखें 2023 की अगर हम बात करें तो ये जो आंकड़ा था, जो 62 लाख का जो आंकड़ा था, वो अब 92.4 लाख के आसपास होगी। कहीं ना कहीं आने वाले जो वर्ष रहे तो कहीं ना कहीं वो अनुकूल रहे, कहीं ना कहीं जो पर्यटन क्षेत्रों में जो कमी थी उसको कहीं ना कहीं बढ़ाया गया। तो इसलिए अगर हम देखें तो उसके दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर जो विदेशी के जो पर्यटक हैं तो उनकी संख्या में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम उद्योग जगत की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों को बढ़ावा देकर, अगर हम कहें उनको अगर बढ़ावा दिया जाए तो नए पर्यटन मार्ग शुरू करके और वीजा प्रतिक्रियाओं को सरल बनाकर 2009 में FTA स्तर को पार करने की रणनीतियों पर क्या हुई, चर्चा करें। देखिए क्या होता है, कभी भी हम किसी भी अन्य देशों में अगर हम भ्रमण करने जाते हैं या घूमने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ का वीज़ा लेना पड़ता है, वहाँ की टिकटें करने पड़ते हैं, सारी कुछ हमें क्या करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। उसमें कहीं दिक्कतों का सामना करता है। तो उत्तराखंड सरकार कहीं ना कहीं अगर हम उद्योग जगत, हम व्यापारी दृष्टिकोण से अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों को किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए ऐसे हमें नए नए पर्यटन मार्गों को खोजना शुरू होगा और उन्हें बेहतर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वीज़ा है की जो प्रतिक्रिया है उसको बहुत ही आसान कर दिया जाएगा, उसको ज़्यादा उलझन भरा नहीं कर दिएगा। अगर हम वीज़ा से रिलेटेड जो मानकें हैं उन मानकों को अगर बहुत ज़्यादा जटिल बना दें तो जितने भी पर्यटक भारत घूमने आना चाह रहे हैं तो वो उतने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो उसकी प्रोसेसर है या कहें उसकी जो जटिलता है उसकी वजह से लोग उन चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको सरल करके ऐसे रणनीति पर चर्चा कर रही है केंद्र सरकार, राज्य सरकार के मध्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी औद्योगिक जगत की अगर हम बात करें तो उनसे संपर्क बढ़ाकर नए नए पर्यटन मार्ग खोजे जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भारत को एक प्रमुख वैश्विक विमान केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वाकांक्षी जो रणनीति पर काम चल रहा है। देखिए भारत को कहीं ना कहीं अगर हम देखें वैश्विक विमान केंद्र के रूप में एक बड़ा सा हब बनाने की कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का ये कार्य चल रहा है कि भारत जिस प्रकार से अन्य देश अलग अलग क्षेत्रों में अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं, तो भारत कहीं ना कहीं ये चाह रहा है कि विमान के क्षेत्र में अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर देखें तो विमान केंद्र के रूप में भारत को क्या है विकसित करने के लिए कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी रणनीति पर काम चल रहा है वर्तमान। इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य और अंतर्राष्ट्रीय जगत पे जितने भी उद्योग हैं तो उन पर कहीं ना कहीं कार्य करें, जिसमें टाटा इंडिगो हो गया, जैसे इंडिगो हो गया और टाटा समूह की जो एयरलाइंस हैं, प्रमुख एयरलाइंसों की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें शामिल है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वैश्विक विमान केंद्र बनाने के लिए किन कंपनियों के साथ टाइप किया जा रहा है या साझा किया जा रहा है, तो इंडिगो और टाटा समूह की या जो एयरलाइंस है प्रमुख एयरलाइंस की क्या इसको भागीदारी यहाँ पर शामिल होगी इसकी कहना। देखिए मैंने आपसे कहा कि उत्तराखंड से नेपाल की जो राजधानियों को कहीं ना कहीं जोड़कर ये प्रयास न केवल ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करेगा बल्कि ये पर्यटन हो गया, वाणिज्य हो गया, संस्कृति का आदान प्रदान करने के लिए एक नए रास्ते खोल देगा। देखिए जो लोग नेपाल जाना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं या पर्यटन स्तर पर कहें तो यहाँ की संस्कृति को अडॉप्ट करना चाहते हैं या जो आदान प्रदान करते हैं, अगर हम कहें भारत की जो संस्कृति है वो नेपाल के साथ अगर मिक्स होकर वैश्विक स्तर पर जाए तो कहीं ना कहीं दोनों देशों को उसका क्या होगा, लाभ होगा। तो आप याद रखिएगा कि नेपाल और उत्तराखंड की जितनी भी राजधानियां हैं, चाहे हम नेपाल की राजधानियों की बात करें या फिर उत्तराखंड की जितनी भी राजधानी हैं, तो इन राजधानियों पर क्या होगा, सीधे विमान सेवाएं यहाँ पर प्रारंभ होंगी, जिससे कि उद्योग धंधों में भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। अगर हम कहें वाणिज्य के क्षेत्र में कहें
सांस्कृतिक क्षेत्रों के अंतर्गत बताए। अगर हम इन दोनों का आयात और निर्यात जो हम कहते हैं, अगर इन दोनों देशों के मध्य होता है तो कहीं ना कहीं भारत नेपाल के साथ जो अपने रिश्ते हैं और ज़्यादा बेहतर और एक नए नए रास्तों को खोजने में क्या होगा, सफल होगा। ये कहीं ना कहीं नए नए रास्ते खुलेंगे तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भी हमें, हमारी जो जीडीपी है उसमें भी कहीं ना कहीं लाभ होगा, उत्तराखंड राज्य को भी होगा। साथ ही मुझे लगता है कि दोनों देशों के मध्य जिस प्रकार से वार्तालाप हो रही है, स्थिरता बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं दोनों देशों का इसका लाभ होगा ऐसे कदम उठाने से। तो भारत ने अगर हम देखें 2014 के बाद अपने हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी कर दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने किस वर्ष अपने हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी कर दी गई। तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत सरकार द्वारा 2014 के बाद, अगर हम बात करें जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करा, उसके बाद जब 2014 से लेकर अगर हम कहें एनडीए की जो सरकार रही है या कहें हम बीजेपी की सरकार अभी वर्तमान में क्या निरंतर बीजेपी की सरकार रही है, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत कहें बीजेपी सरकार ने तो हवाई अड्डों की संख्या को 2 गुना कर दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो 2 गुना तो कर दिया गया है। तो इसमें अगर हम कहें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी इसमें दर्जा मिल गया है। कई ऐसे हवाई अड्डे हैं जहां से आप सीधे अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों को भी पकड़ सकते हैं। ये नहीं कि आपके राज्य या जनपदों पर ही ये हवाई अड्डों की संख्या बढ़ोतरी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप क्या कर सकते हैं, इन हवाई अड्डों से आप क्या करते हैं, आगमन कर सकते हैं। तो उनमें कई अंतर्राष्ट्रीय को दर्जा मिल चुका है, जो भी हवाई अड्डे बने हैं इंटरनेशनल हवाई अड्डे का दर्जा मिल चुका है। अगर जिस हवाई अड्डे को इंटरनेशनल हवाई अड्डे का दर्जा मिलता है तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र का भी विकास होता है, कहीं ना कहीं वहाँ से आर्थिक तौर पे वो राज्य मजबूत होता है, वो जनपद भी आप मजबूत होता है, क्योंकि रोजगार के जो साधन हैं कहीं ज़्यादा उपलब्ध हो जाते हैं। और इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय दर्जा, कहीं को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिल जाए जिससे कम से कम निकटवर्ती देशों से सीधी उड़ान हम क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा की अगर हम कहें दिल्ली, अगर दिल्ली से कनाडा को हो गया या न्यूयॉर्क को हो गया या कहीं पे ऑस्ट्रेलिया या कहीं दुबई जैसे वैश्विक जो बड़े बड़े जो देश हैं उनके देशों के लिए वहाँ से हवाई सेवाएं निरंतर चलती रहती हैं। अगर वही सुविधा आपको दिल्ली ना जाकर आपके राज्य में अगर आपको प्राप्त होती हैं तो कहीं ना कहीं राज्य के पर्यटन में भी उसका बढ़ावा देखने को मिलेगा, संस्कृति में भी देखने को मिलेगा, वाणिज्य में भी मिलेगा और राज्य की आर्थिक स्थिति भी क्या होगी, मजबूत होगी वाणिज्य के अंतर्गत। तो बेसिकली आप ये देख सकते हो कि आप अलग अलग देशों से सीधे क्या कर सकते हैं, उड़ानें भर सकते हैं। तो यह देखिएगा, तो ये चीज़ें की गई है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए इसे आप पूर्व से लेकर अंत तक अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।